ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ अनुभव, धीरू, सूर्यकांत, नीलोत्पल, एसके, नीतीश जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बढ़िया हूं, आप सभी लोग कैसे हैं? वंस अगेन ए वेरी गुड मॉर्निंग। सूर्यकांत, प्रस्तावना, दीपक, महेश, आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक होगा किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना। किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना, उस पर कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे सवालों में आपको डाउट भी आता है। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला तो आपने रट ही रखा है, लेकिन फार्मूला जो आप रटते हो वो कुछ वेवफॉर्म का रटते हो। अगर वेवफॉर्म अलग अलग तरीके की आ जाए तो आपका फार्मूला वहां पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एवरेज वैल्यू कैसे किसी भी वेवफॉर्म की निकालते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें मग्नेश? मंगेश है हमारे साथ। क्या उसमें कंफ्यूजन है आपको लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में? आज हम कुछ सवाल करेंगे और उस सवाल को कैसे प्रोसीड करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? सचिन अभी देखते जाओ देखते जाओ। ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। ठीक है मंगेश, उसको मैं क्लास के बाद एक बार चेक करता हूँ, देखता हूँ मैं। ठीक है, एक बार क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, चलिए। हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू। औसत मान या माध्य मान को कैसे निकालें? औसत मान या माध्य मान को कैसे निकालें?
जब भी आपको किसी भी ग्राफ का औसत मान निकालना होता है या एवरेज वैल्यू जिसको आप बोलते हो निकालना होता है तो क्या करते हो आप? कैसे निकालते हो आप एवरेज वैल्यू या माध्यमान को कैसे निकालते हो? औसत मान या माध्यमान जो होता है जिसको कि हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, यह किसी भी ग्राफ के लिए निकाला जा सकता है। यह बराबर होता है क्या? एरिया अपान टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लेंगे अगर पीरियोडिक सिग्नल है, टाइम पीरियड लेंगे क्या अगर पीरियोडिक सिग्नल है, या एरिया बटे बेस। बेस मतलब जहां से जहां तक का आधार एरिया निकालना हो पूरा बेस ले लेंगे, आधार ले लेंगे। एरिया मतलब है क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल को टाइम पीरियड से भाग दे देंगे, या एरिया को बेस से भाग देंगे, जितना एरिया निकालना है उस बेस से भाग दे देंगे। बात आ रही समझ में? तो जहां भी आपको एवरेज वैल्यू या औसत मान निकालना हो आप उसका क्षेत्रफल निकालो और क्षेत्रफल को उसके टाइम पीरियड से भाग दे दो। टाइम पीरियड से भाग तभी हम दे पाएंगे, डिवाइड तभी कर पाएंगे जब पीरियोडिक सिग्नल होगा। लेकिन हर सिग्नल पीरियोडिक हो ऐसा जरूरी तो नहीं। कोई सिग्नल पीरियोडिक हो यानी एक नियत टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो रिपीट करे ऐसा जरूरी तो नहीं। तो अगर पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तब कैसे निकालेंगे? तो उसका एरिया निकालेंगे उसके आधार से, मतलब कहां से कहां तक का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो उस आधार से भाग दे दोगे आप। जैसे अगर मैं कहूं जैसे ये कोई ग्राफ है, मान लो ये t है, ये xt है, और xt का ग्राफ कुछ ऐसा है। राजू, xt का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये xt का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे और एरिया को टाइम से भाग दे देंगे, टाइम से आधार बेस से। कैसे भाग देंगे अभी आप देखोगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। कलम दूसरी आ रही है, इंतजार करो। जैसे ये टाइम मान लीजिए है t1 और ये टाइम है t2, तो इसका एरिया निकालो, एरिया, ये एरिया निकालो और इसका आधार क्या है? ये आधार, आधार यही तो है, t2 माइनस t1 से भाग दे दो। इसका एरिया निकालो क्षेत्रफल, और इससे आधार जो है, मतलब यहां से यहां तक का ही एरिया निकालना चाह रहा हूं मैं ना, तो t2 माइनस t1 से भाग दे देंगे, t2 माइनस t1 से भाग देंगे। नीतीश बोला सर क्रेस्ट फैक्टर क्या है? अरे पीक फैक्टर कोई क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं भाई। विकास, पीक फैक्टर कोई क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं। तो क्या करोगे आप, इसके क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल में भाग दे दोगे आधार से, आधार मतलब इस टाइम से। अब इसमें सवाल जो है वो पूछा गया, वो मैं आपको कराता हूं अलग अलग एग्जाम में। ये सब सवाल आजकल जेई के एग्जाम में तो पूछे ही जा रहे हैं, आईटीआई के एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके सवाल करवा रहा हूं जो आप लोगों ने परेशान होकर के भेजा है। ये सब सवाल जेई के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आईटीआई के एग्जाम में भी। चलिए, जैसे एक सवाल ये है,
ये पूछा गया है एग्जाम में, हम 4-5 सवाल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टाइम है और ये कुछ है, और ये दे रखा है अल्फा, और ये दे रखा है पाई माइनस अल्फा, और ये दे रखा है एफएम। अब एफएम क्या है पता नहीं, ऐसे बना रखा है कि ये एफएम है, ये अल्फा है, पाई माइनस अल्फा। सवाल है कि दिए गए ग्राफ का एवरेज मान क्या होगा, औसत वैल्यू क्या होगी दिए हुए ग्राफ की। एवरेज वैल्यू यानी औसत मान क्या होगा दिए हुए ग्राफ का। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर। ये सवाल है और ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है वो है पाई माइनस अल्फा इंटू एफ एम, पाई प्लस अल्फा इंटू एफ एम, पाई माइनस अल्फा इंटू एफ एम अपान पाई, और चौथा है पाई प्लस अल्फा इंटू एफ एम अपान पाई। ये सवाल है आपका। इस ग्राफ का आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्राफ दैट इज शोन इन द फिगर। अब किसी भी सिग्नल का या किसी भी ग्राफ का जब भी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे हम। ये भी दे रखा है, ये है शायद पाई, ये है आपका पाई, ये पाई दे रखा है, दिस इज पाई, दिस इज पाई माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज 0। आप निकाल पा रहे हैं क्या? आप निकाल पाएंगे इसका एवरेज मान, औसत मान, एवरेज वैल्यू? एग्जाम में पूछा हुआ है ये। इस ग्राफ की एवरेज, अब हो सकता है करंट हो सकता है वोल्टेज हो, एफएम क्या है कुछ लिखा उखा नहीं एग्जाम में, एफएम क्या है तो मान लो एफएम को कुछ भी मान लो, ये मतलब एफएम इतना है, ये अल्फा है, बाकी पाई माइनस अल्फा और पाई है। इस दिए हुए ग्राफ की एवरेज वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर। धीरू का आंसर आया है बी। ओके, और बाकी लोग? आपको जब भी कोई भी सिग्नल का एवरेज पूछा जाए और अगर आप उसका एरिया निकाल पा रहे हो तो सवाल आसान हो जाता है। वो सवाल क्या हो जाता है? आसान। आप इसका एरिया निकालो और बेस से भाग दे दो। एवरेज वैल्यू पूछी है तो इसका बेस कितना है, ये बेस पूरा, ये यहां से तक पाई से भाग दे दो, एरिया पूरा निकाल लो। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकालो और उस एरिया को, क्षेत्रफल को यहां से आप पाई है, पाई से भाग दे दो। यही तो बताया आपको। क्या करो, एरिया को बेस से, देखो ये पीरियोडिक सिग्नल तो नहीं दिख रहा है हमको, ये तो कहीं नहीं लिखा कि ऐसे ग्राफ है फिर रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे, तो पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब जो एक नियत टाइम के बाद फिर रिपीट हो, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो, पीरियोडिक सिग्नल होता है। ये पीरियोडिक तो है नहीं। तो अगर पीरियोडिक नहीं तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको आधार से, बेस से भाग देंगे। मतलब जितने दूर का क्षेत्रफल निकाले उतने दूर का आधार जो है उससे भाग दे देंगे। निकालिए आप लोग। बोलो। सूर्यकांत का डी आया है, विकास का बी, धीरू का बी। देखो इधर, इसका एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, बेस से डिवाइड कर देंगे। इसका जो एवरेज मान होगी, एवरेज वैल्यू हो जाएगी पता है क्या, एरिया यानी क्षेत्रफल अपान बेस। बेस से आधार से भाग देंगे, आधार या ये कह लो टाइम पीरियड। तो एरिया कैसे निकालेंगे, या तो आप इसको एक समलंब चतुर्भुज मान लो, ट्रिपीजियम। एक समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है? एक समलंब चतुर्भुज आपको दिख रहा है? मैं आपको अगर बताऊं एक समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, एक साइड ये और एक साइड ये, दो साइड पैरेलल होती हैं और ये दो साइड जो है ये पैरेलल नहीं है, ऐसे। ये ट्रिपीजियम है,
समलंब चतुर्भुज। ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, है कि नहीं पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल नहीं होती आपस में। इसकी लंबाई को अगर हम a मान लें, इसकी लंबाई को अगर हम b मान लें, इसकी लंबाई को b, इसकी लंबाई को a, और दोनों पैरेलल जो साइड्स हैं उनके बीच की जो दूरी है लंबवत दूरी, वो मान लीजिए h है। लंबवत दूरी जो है इनके बीच की क्या है, h। तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम है ट्रेपीजियम का। समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर दो पैरेलल जो भुजाएं हैं, जो दो पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लेंथ पता है और उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो ये आपका होता है एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, हो जाता है दोनों को जोड़ दो, पैरेलल जो साइड्स हैं a प्लस बी, गुणे जो परपेंडिकुलर दूरी है लंबवत दूरी, उससे गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। ये इसका एरिया होता है ट्रेपेजियम का या समलंब चतुर्भुज का। a प्लस बी, इसको इसको जोड़ो, इस दूरी से क्या करो, गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो करें, चलो करते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है, देखो पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ये और ये साइड पैरेलल है। ये देखो ट्रेपीजियम में पूरा है समलंब चतुर्भुज, ये और ये पैरेलल साइड है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो इन दोनों की लंबाई को जोड़ लो, इसको इसमें जोड़ लो, तो ये लंबाई कितनी है आप निकाल पा रहे हो क्या, ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई बताएंगे आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, ये लंबाई बता दो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई तो दिख रही है हमको पाई, यहां से यहां तक की लंबाई तो पाई दिख रही है, ये लंबाई तो पाई है एक भुजा की एक तरीके से। इसकी लंबाई, अरे इसकी लंबाई क्या होगी, देखो यहां से यहां तक अल्फा है, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा है। ये जो लिखी गई है ये पाई या पाई माइनस अल्फा अल्फा, ये सब ओरिजिन से लिखा गया है, मूल बिंदु से। ये जितनी भी दूरी लिखी गई है सब मूल बिंदु से लिखी गई है। कहां से, मूल बिंदु से। तो अल्फा यहां लिखा मतलब यहां से यहां तक अल्फा है, ये पाई माइनस अल्फा है, इसका मतलब ये यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा है। समझ रहे हो ना, ये पाई लिखा है इसका मतलब यहां से है, जो भी यहां पे लिखा हुआ है वो मूल बिंदु से है। अगर कुछ मेंशन नहीं है वो कहां से है, मूल बिंदु से। चिंटू देखो फंस गया, सचिन बोल रहे हैं पाई ही होगी। पाई कैसे होगी भाई, यहां से यहां तक अल्फा, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा। जब यहां पे कोई चीज लिखी गई तो इसका मतलब थोड़ी दूरी यहां से यहां तक है। अरे अगर पाई माइनस अल्फा है तो क्या यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा है क्या, नहीं। कोई भी दूरी अगर लिखी गई है और मेंशन नहीं है वो कहां से है, इसका मतलब वो मूल बिंदु से है दूरी। कहीं पे कुछ लिखा गया है और नहीं मेंशन है, इसका मतलब वो दूरी मूल बिंदु से है। इसका मतलब यहां से यहां तक अल्फा, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा, यहां से यहां तक पाई, यहां से यहां तक पाई, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा, यहां से यहां तक अल्फा। तो मुझे ये चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, इस पूरी दूरी में से, इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा के, इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा के, तो पाई माइनस अल्फा में से अल्फा घटाओगे तो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस 2 अल्फा। यहां से आके दूरी हो जाएगी ऐसे, पाई माइनस अल्फा में से घटा देंगे अल्फा, तो पाई माइनस 2 अल्फा आया। अरे चिंटू, यहां से यहां पाई माइनस अल्फा, यहां से यहां अल्फा, तो ये जो दूरी है ये बराबर इसके होगी, ये हो जाएगी पाई माइनस 2 अल्फा, यानी इसमें से इसको हटा दिया, पाई माइनस 2 अल्फा, ये दूरी पाई माइनस 2 अल्फा हो गई। बोलो हाँ या ना, सबको आया समझ में।
ये दूरी आपको आई या नहीं, पाई माइनस 2 अल्फा। अगर ये पाई माइनस अल्फा है तो ये बिंदु ओरिजिन से होगा ना, ये थोड़ी कि यहां से यहां पाई माइनस अल्फा, ऐसा कहां दे रखा है। अब ये पाई माइनस 2 अल्फा पता चल गई, ये पाई पता चल गई। इस ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज में दो पैरेलल भुजाएं जो हैं उनकी लंबाई पता चल गई। क्या इन दोनों पैरेलल भुजाएं जो है पैरेलल साइड्स उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है हमको? हाँ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसके इसके बीच की, ये इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो कितनी है दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एफएम। तो निकालो एरिया क्या होगा, दोनों को जोड़ लो, इसको इसको जोड़ो तो पाई माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, सॉरी प्लस पाई, ये पाई माइनस 2 अल्फा और यहां से यहां तक पाई, पाई और पाई माइनस 2 अल्फा दोनों को जोड़ लो, डिवाइड बाई, और हाइट से मल्टीप्लाई भी तो करना है, इनको जोड़ा, हाइट क्या है? एफएम, एफएम से मल्टीप्लाई भी करना है। देखो ट्रेपेजियम का क्या है, दोनों पैरेलल साइड को जोड़ो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाई 2 करो, दोनों को जोड़ा, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई को इस परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2, ये तो एरिया निकल के आ गया। अब डिवाइड कर दो इसको बेस से, ये एरिया निकला है, बेस कितना है इसका? पूरा बेस पाई है, इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं तो बेस कितना है इसका? पाई, पाई से डिवाइड कर दो। क्या इसमें किसी को डाउट है? इस पूरे का एरिया हमने निकाला, इस पूरे का एरिया ये आ गया क्षेत्रफल, और पाई से डिवाइड कर दिया, ये पूरा पाई है, आधार बेस, जितने दूर का एरिया निकाल रहे हो। अब इसको सॉल्व करें आप, ये देखो पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा ये पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई और मल्टीप्लाइड बाई एफ एम, ये 2 और पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई। ठीक, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा? पाई पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एफ एम अपान 2 पाई, 2 को ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो पाई माइनस अल्फा अपान पाई इंटू एफ एम। आया समझ में? सी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला हमने याद कर लिया, पाई माइनस अल्फा अपान पाई इंटू एफ एम। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हमने क्षेत्रफल निकाला और जितनी दूर का क्षेत्रफल निकाला वहां से यहां तक आधार जो है, आधार यहां से यहां तक पूरा पाई उससे भाग दे दिया, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को आधार से भाग दे दो, आधार मतलब कहां से कहां तक का क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हो, कहां से कहां तक का, तो जहां से जहां तक का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो उस पूरे आधार से डिवाइड कर देना है पाई से। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रेपेजियम वाली समलम चतुर्भुज का। हो सकता है सवाल आपके समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही पूछ लिया जाए। नहीं आई कहानी समझ में? अरे हा ना, कुछ तो बोलो। नीलोत्पल, धीरज, अनुभव, अगर मान लीजिए आपको ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज का ज्ञान बोल रहा, आज मैं पहली बार आपको लाइव देख रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला नहीं याद है, समलम चतुर्भुज का भूल गया एग्जाम में, तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो।
तोड़ के कैसे करोगे? देखो मैं कर रहा हूं इसी सवाल को। अगर हम इसे सेकंड मेथड लगा के करें, मतलब एरिया बस हम किसी और तरीके से निकालेंगे, एरिया तोड़ के निकालेंगे हम। तो ग्राफ कैसा था आपका? ये था अल्फा, ये था पाई माइनस अल्फा, और ये था पाई, और ये था एफ एम। यही तो था, अल्फा पाई माइनस अल्फा। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया आप तोड़ के भी निकाल सकते हो। रविकांत बोल रहे 50% समझ में आया सर जी। रविकांत 50% क्यों आया? बाकी 50% में क्या मिसिंग है? नीतू का कहना फिर बता दीजिए, पाई माइनस 2 अल्फा। साथ साथ छापोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं बोलता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो साथ में छापना नहीं है। बाकी टीचर की क्लास में आप साथ साथ छापना चाहते हो तो छापो, कोई ऐतराज नहीं है। मैं जब समझाता हूं तो आपको साथ साथ नहीं छापना है। देखो इधर, आपको लगता है आप सुपर कंप्यूटर है, आपका दिमाग, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे समझाने के दौरान लिखोगे, मुझे आपसे ज्यादा पता है ना कि आप लिखते हो तो उस दौरान आप सुनोगे नहीं, और उस सुनने में अगर दो वर्ड भी, दो लाइन भी इधर की उधर हुई, पूरा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ आएगा समझ में, जो गलत होने वाली चीज वही नहीं आएगा समझ में, क्योंकि वही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए जब समझाया जाए तो आपको साथ साथ नहीं लिखना है। आप साथ साथ लिखोगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो, इसको अगर 3 हिस्से में तोड़ के करना हो, ठीक है, तो साथ में मत छापा करो, दूसरे टीचर की क्लास में छाप लिया करो, मेरी क्लास में नहीं। एक हिस्सा ये बना दो, ये इसका नाम दे दो A1। एक हिस्सा ये बना लो, इसको नाम दे दो A2। और एक हिस्सा ये बना लो, इसको नाम दे दो A3। 3 हिस्सा बना लिया। तीनों का अलग अलग एरिया निकाल दो। आओ A1 निकालें। A1 A1 जो है ये वाला एरिया है। तो एक त्रिभुज का एरिया क्या होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल करिए, आधार गुणे लंब बटे 2। आधार है इतना, लंब है इतना बटे 2, बेस इंटू हाइट अपान 2। बेस कितना है? अल्फा। हाइट कितनी है? FM, हाइट या परपेंडिकुलर, बटे 2। ये हो गया A1। चलो ऐसे A3 भी निकाल लो। देखो A3 कितना आ रहा है, A3 निकाल लो। चलो पहले A3, ये वाला त्रिभुज, ये भी तो त्रिभुज ही है, ये वाला त्रिभुज ही तो है। इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? आधार ये गुणे लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर अपान 2। तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक पाई है, यहां से यहां तक अल्फा, पाई माइनस अल्फा है। देखो यहां से यहां तक पाई है, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा है। तो ये कितना होगा? इतना निकालने के लिए आपको इस पाई में से पाई माइनस अल्फा घटाना पड़ेगा। तो पाई में से घटाना पड़ेगा पाई माइनस अल्फा को। यहां से यहां तक पाई है, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा है। तो इस पाई में से पाई माइनस अल्फा को घटाओ। घटाया तो क्या होगा? पाई माइनस पाई और माइनस माइनस का प्लस अल्फा। तो पाई से पाई कट गया, कितना हो गया? अल्फा। ये लंबाई हो गई अल्फा। तो दे ये अल्फा हो गया, ये एफ एम हो गया। अल्फा इंटू एफ एम अपान 2, बेस इंटू हाइट अपान 2। दोनों का एरिया सेम ही आया। अब A3 क्या होगा? सॉरी A2,
A2, A2 आपका क्या होगा? ये क्या है? ये त्रिभुज है क्या? समलम चतुर्भुज है क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। ये गुणे ये गुणे ये गुणे ये, बोलो ये। अरे चिंटू, फिर देखो, जिसको पिछले वाले सवाल में डाउट था, ये नहीं समझ में आया था ना नीतू को, ये लंबाई कैसे निकालेंगे? ये वाली लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, अरे ये बराबर यही तो है। ये लंबाई कैसे निकालेंगे? दिस गुणे दिस। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिस गुणे दिस। तो ये चतुर्भुज है, ये है चतुर्भुज, ये इसकी एक लंबाई तो पता है, लंबाई और चौड़ाई। भाई ये और ये बराबर ही तो है भाई, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, आमने सामने की साइड तो सेम ही होगी। तो ये कितना होगा? ये बराबर इसके होगा। ये निकालो। ये कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक अल्फा और यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा। देखो फिर से, यहां से यहां तक अल्फा, यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा। आपको लग रहा है कि पाई माइनस अल्फा यहां से यहां तक है क्या? नहीं। कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो ओरिजिन से नाप के लिखी जाती है। तो जो पाई माइनस अल्फा, ये ओरिजिन से दूरी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां से यहां तक अल्फा है और यहां से यहां तक पाई है, तो कुछ ऐसे घटा उठा के पाई माइनस अल्फा लिख दिया है। भाई नहीं, जो भी लंबाई लिखी गई सब ओरिजिन से है। तो ये यहां से यहां तक अल्फा और यहां से यहां तक पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा में से इस अल्फा को घटाओ तो ये मिलेगा। तो ये लंबाई अगर आपको निकालनी है तो कैसे मिलेगी? पाई माइनस अल्फा में से क्या है, ये इसमें घटा दो अल्फा माइनस अल्फा, तो होगा कि नहीं? पाई माइनस 2 अल्फा। अरे बोलो नीतू, आया कि नहीं आया? पाई माइनस अल्फा में से अल्फा घटा दो तो पाई माइनस 2 अल्फा होगा। ये पाई माइनस 2 अल्फा आया कि नहीं आया? यही डाउट था। ये पाई माइनस अल्फा में से अल्फा घटा दिया, ये बचा पाई माइनस 2 अल्फा। ये लंबाई पाई माइनस 2 अल्फा, तो भी पाई माइनस 2 अल्फा, यानी ये मिल गया। अब ये क्या है? ये तो दे ही रखा है एफएम, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो गया पाई माइनस 2 अल्फा, हो गया एफएम। तो ये हो गया पाई माइनस 2 अल्फा लंबाई और एक हो गया एफएम। बस इसमें ने दो से डिवाइड करेंगे क्या सर? अरे नहीं, रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं करते दो से। तीनों का एरिया निकल के आ गया। तीनों का एरिया निकल के आ गया तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? जोड़ दो। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करो? जोड़ दो। A1 प्लस A2 प्लस A3, तो अल्फा इंटू एफ एम बाई टू, अल्फा इंटू एफ एम बाई टू, तो आधा आधा पूरा हो जाएगा अल्फा इंटू एफ एम। चलो आप मासूम हो, मैं पूरा ही लिख देता हूं। प्लस पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एफ एम है यहां पे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू एफ एम बाई टू प्लस अल्फा इंटू एफ एम बाई टू प्लस पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एफ एम। देखो आधा अल्फा एफ एम, आधा अल्फा एफ एम, पूरा अल्फा एफ एम हो गया। आप कर लेना सॉल्व इसको प्लस पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एफ एम, यही तो होगा। अब क्या करो? एफ एम यहां भी, एफ एम यहां भी, दोनों में से एफ एम को कॉमन ले लें। एफ एम को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस पाई माइनस 2 अल्फा। एफ एम को कॉमन ले लिया इसमें और इसमें से, यहां अल्फा बचा, यहां पाई माइनस 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ एम। अल्फा में से 2 अल्फा घटा तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। ये हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। बोलो एफ एम पाई माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता है आपको। एरिया मिल गया। हमने क्या बताया था एवरेज वैल्यू निकालने के लिए? एवरेज वैल्यू जब भी किसी भी ग्राफ का निकालना हो, औसत मान, तो एरिया को क्या करो? उसके बेस से भाग दे दो। एरिया हो गया पाई माइनस अल्फा इंटू एफ एम, ये एरिया है। एरिया को बेस से, एरिया कितना कहां से कहां तक निकालो? 0 से पाई तक, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस। यहां से 0 से पाई तक का तो एरिया निकाल रहे हो, पाई से भाग दे दो, ये हो गया उत्तर। पाई माइनस अल्फा इंटू एफ एम अपान पाई। बोलिए, नहीं आया समझ में?
वो जमाना चला गया जब केवीएल किस पर आधारित है, चिंटू पढ़ के आता था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। केसीएल किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे सिलेक्शन हो जाता था। आजकल कहानी सिलेक्शन की अलग हो गई है, ज्यादा मेहनत मांगती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ये सवाल समझ में आया? हमने इसको 3 हिस्से में तोड़ लिया क्योंकि मान लीजिए फार्मूला भूल गया आपको समलम चतुर्भुज का या ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का अगर आपको भूल गया हो एरिया निकालना तो आप इस मेथड से कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? ये A1 A2 A3 निकाला और फिर जोड़ दिया, जोड़ना घटाना आपको आता है, जोड़ के निकाला तो इतना आया, फिर इसके बेस से भाग दे दिया। क्लियर है? यही वाला सवाल हमने इस मेथड से किया था, ट्रेपीजियम से। थोड़ा समय शायद बच जाता। हमने कहा था ट्रेपीजियम ऐसा होता है जहां पे दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये और ये, बाकी तो पैरेलल नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं ऐसे कहूं, ऐसे ऐसे बनाऊं और ऐसे कर दूं, ये ऐसे, तो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में एक भुजा देखो ये है पैरेलल वाली, इसकी जो लंबाई है, दूसरी भुजा ये है पैरेलल वाली, इसकी जो लंबाई, दोनों को जोड़ दो और दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, क्या है? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है? यही तो है दोनों के बीच में लंबवत दूरी। ये दूरी नहीं, लंबवत, परपेंडिकुलर, उससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भाग दे दो। यानी द सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिवाइड बाई 2। कुलदीप मेरे पास मैसेज करना, आई विल टेल यू हाउ टू वॉच द वीडियो। ठीक है कुलदीप, बात आई समझ में? तो ये इस ट्रेपेजियम के फार्मूले पे हमने सॉल्व किया। ये ट्रेपेजियम है एक समलम चतुर्भुज। अरे समलम चतुर्भुज नहीं दिख रहा है क्या तुमको? चिंटू करा नहीं दिख रहा सर, ये देखो ऐसे, ये है समलम चतुर्भुज। इस समलम चतुर्भुज में वो कौन सी दो भुजाएं हैं जो आपस में पैरेलल हैं? एक ये वाली भुजा, ये और ये आपस में पैरेलल हैं। तो एक तरीके से अगर इसकी लंबाई a है और इसकी लंबाई b है तो a प्लस b को जोड़ दो और उनके बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी है तिरछी रेखा वाली लंबवत, ये लंबवत दूरी दोनों के बीच की। तो ये प्लस ये गुणे ये बटे 2, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस बटे 2। तो ये लंबाई हमने निकाली पाई माइनस 2 अल्फा, ये लंबाई निकाली पाई और ये दूरी fm डिवाइड बाई 2। ये पाई माइनस 2 अल्फा कैसे आई? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? पाई माइनस अल्फा, और यहां से यहां तक अल्फा, तो ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा में से घटा दिया हमने अल्फा को, पाई माइनस अल्फा में से अल्फा को घटा दिया, पाई माइनस अल्फा में से अल्फा को घटा दिया, पाई माइनस 2 अल्फा ये हो गया। भाई ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ही तो है, ये पाई माइनस 2 अल्फा हो गई, एक भुजा मिल गई, दूसरी भुजा पाई दिखी रही है, तो दिस पाई प्लस दिस, पाई माइनस 2 अल्फा एक भुजा, दूसरी भुजा पाई जोड़ दिया, गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस fm बटे 2। इस समलम चतुर्भुज के सूत्र से कर दिया और बाद में जो एरिया आ गया उसको क्या किया हमने? बेस से डिवाइड कर दिया, बेस पाई है, पाई से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा आंसर। पाई से डिवाइड नहीं कर दिया हमने। प्रिंस, सानिका, नीतू, जय किशन, ठीक है जय किशन, हो जाएगा, परेशान मत हो। ये सवाल आया समझ में सबको? ये सवाल आसान था, बस तरीका शायद आपको हजम नहीं हो रहा है, शायद आप एरिया नहीं निकाल पा रहे हो, मगर आप 2-3 सवाल आप करोगे तो एरिया निकालना आप सीख जाओगे। आयत का क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल का लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, और ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चिंटू का सर हमने समलम चतुर्भुज का नाम सुना ही नहीं ट्रेपेजियम का। हाँ बिल्कुल नीतीश, बिल्कुल करवाया, सही कह रहे हो। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लो। अगर किसी को लग रहा है कि सर हमें फार्मूला नहीं याद हो रहा है, हम ऐसे ही करेंगे, तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो।
आया समझ में? ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। हाँ, समलम चतुर्भुज को ही अंग्रेजी में ट्रिपीजियम बोलते हैं, लिखा है ना मैंने इसलिए। ये देखो चिंटू, तुम्हारी मासूमियत की वजह से मैंने दोनों लिखा है। तो जब भी किसी भी ग्राफ का आपको निकालना हो औसत मान, एवरेज वैल्यू, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। आइए एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल पूछा गया यूपीपीसीएल में, लेकिन टीजी2 के एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएल टीजी2 आईटीआई वालों के एग्जाम में, आप देखते हैं आंसर बता पाते हो कि नहीं। यूपीपीसीएल टीजी2 आईटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। लेट्स सी आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। चिंटू परेशान था कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाए। सवाल है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वोल्टेज। दिए गए ग्राफ में वोल्टेज का माध्य मान यानी औसत मान निकालो। ये है 6, ये है -4, ये है 4, ये है -6 और ये है 3, ये है 8, ये है 14 और ये है 19, ये और ये है 24। आपके ऑप्शंस हैं -2/5, 23/6, -8/19, -1/3। यह है सवाल। बताइए इसका आंसर। ये जो वोल्टेज है जिसका ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसका औसत मान एवरेज वैल्यू निकालनी। ग्राफ देखो ऐसे है, पहले 6 है, उसके बाद 6 से घट के -4 हुआ, फिर -4 रहा, फिर उसके बाद +4 हो गया, फिर +4 के बाद फिर -6 हो गया, फिर -6 के बाद 0 हुआ, और वो 0 कहां तक चल रहा है? 24 तक। ये करके बताओ आप सभी लोग इसका आंसर निकालो इसको।
क्या ये आपको पीरियोडिक सिग्नल नजर आ रहा है? ना, पीरियोडिक तो नहीं है। पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है। यहां पर रिपीट होने जैसी कहानी तो दिख नहीं रही हमको कि 6 हो फिर 8 हो फिर वही रिपीट हो 6 वाला, ऐसा तो नहीं। अलग ही ग्राफ है पूरा, मतलब यहां से यहां तक पूरा ग्राफ है। 6 है फिर -4 है फिर 4 है फिर -6 है फिर यहां से 0 है। कुछ का सी आ रहा है कुछ का डी और आ रहा है। सी और डी में लड़ाई चल रही है। बाकी लोग बताओ। यशवंत का सी, विशाल का सी, सचिन का सी, सूर्यकांत का डी, अजय का डी और देखिए, अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, छापने में मत लगे रहना। तो उस पीरियोडिक सिग्नल में जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एक पीरियड के लिए निकालते हैं। अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल होता जो एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट होता ग्राफ पहले जैसा, तो हम एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू जो होती है उसको निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा सवाल होता, जैसे ये साइन का ग्राफ है, अगर आपसे कहूं मैं इसका एवरेज निकालो, तो आप नॉर्मली क्या करते? आप कहते यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है, यही तो है एक टाइम पीरियड यहां से यहां तक। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, बहुत बारीक चीज है। यहां से यहां तक आप क्या निकालते? एरिया निकालते और फिर टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते। तो यहां से यहां तक एरिया आप निकालते और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते। यहां से यहां का जो भी टाइम पीरियड होता बेस इससे डिवाइड कर देते। अब इस केस में क्या होता, जो एरिया होता है, मान लो एरिया है 10, तो जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे होगा माइनस के साथ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का एरिया प्लस लेते हैं, नीचे का एरिया माइनस लेते हैं। ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक, नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक, तो ऊपर का एरिया अगर 10 है नीचे का -10 है, बिल्कुल सेम ग्राफ होता है। तो एरिया जब निकालोगे आप तो क्या करोगे? 10 + -10, ये एरिया हो गया। बट यहां से आकर टाइम पीरियड, यहां से आकर टाइम पीरियड क्या है? टी है चाहे कुछ भी है, 0/t कितना हो गया एवरेज वैल्यू? 0। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आ गई साइन के केस में। और अगर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पूछता तो हाफ साइकिल का हम क्या निकालते? एरिया निकालते और फिर डिवाइड करते बेस से। लेकिन जब किसी पीरियोडिक सिग्नल के लिए ऐसा हो तब तो ठीक है, आप एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू निकालते हो, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद फिर वही एवरेज वैल्यू रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। लेकिन जो हमारा ये सवाल है ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक कब होता? अगर इस ये ग्राफ आया फिर ये ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है ऐसे ही जैसे ये था, फिर 6 होता फिर -4 होता, तो हम मानते पीरियोडिक। ही पीरियोडिक नहीं है। तो आप क्या करो, इसका एरिया निकालो और एरिया को भाग दे दो इसके बेस से। एरिया निकालें, एरिया निकाल दें। चलो मैं एरिया लिख देता हूं इसका। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया देखो, एरिया निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। जो ऊपर होगा वो एरिया धनात्मक, जो नीचे होगा वो एरिया ऋणात्मक होगा। वैसे भी हमको पता है ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, 6 × 3 प्लस। अब ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया कितना होगा? यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 - 3 5, ये 5 और ये -4, ये 5 और ये -4, ये 5 और ये -4। ये एरिया निकालो, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 14, तो ये कितना होगा? 14 - 8 6, ये 6 और ये 4। ये एरिया निकालो, ये एरिया, ये कितना होगा? यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 19, यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 19, ये कितना होगा? 19 - 14 कितना हो गया? 5। ये 5 और ये -6, 5 × -6, यही तो होगा। और यहां से यहां का एरिया क्या होगा? ग्राफ यहां से यहां तक भी है कि नहीं? बना हुआ है ग्राफ। यहां से यहां तक एरिया 0 होगा। बोलिए जी, 0 होगा कि नहीं होगा? मैंने ये एरिया यहां लिखा, ये एरिया यहां लिखा, ये एरिया यहां लिखा, ये एरिया लिखा, ये एरिया 0। क्यों सर? अरे ये तो इसी एक्सिस पे इसका क्या क्षेत्रफल होगा? कुछ है ही नहीं इसके अंदर, 0। इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए इसके बेस से। बेस मतलब कहां से कहां तक का एरिया आप निकाल रहे हो, तो एरिया में यहां से यहां तक का निकाल रहा हूं, इस पूरे से डिवाइड करूंगा। सर ये 19 से डिवाइड कर दें। अरे नहीं भाई, ग्राफ 24 तक है ना, ग्राफ 24 तक बना हुआ है, तो 24 तक निकालो, भले यहां से तक 0 है, और 24 से भाग दे दो, यही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 3 कितना हो गया 18 और 5 गुणे 4 -20, 6 गुणे 4 24 और 5 गुणे 6 -30 और हो गया 0। तो -30 -20 कितना हो गया -50 और 18 और 24 कितना हो गया 8 4 12 और 2 1 3 1 4 प्लस के साथ -50 प्लस 42 तो कितना हो गया -8। ऊपर हो गया -8 नीचे हो गया 24 -8/24 -1/3 चेंटू नालायकों का सी आ रहा था। सी कैसे भाई -1/3 आप लोगों ने क्या गलती की? क्या आप लोगों ने केवल 19 से डिवाइड किया? केवल 19 से डिवाइड किया क्या? सेम यही क्वेश्चन आया था। हाँ जी भाई, इसको हमने कर दिया, जो नीचे है वो निगेटिव में होगा। सी वाले बताएं क्या गलती किया था आपने? क्या आपने नीचे 19 से डिवाइड किया था क्या? सचिन बोले थे तुक्का मारे थे सर। अब देखो डी आने लगा। अनुभव बोल रहे हैं आज काफी मेरा खून बढ़ गया इस सवाल से। उन्नीस से डिवाइड नहीं करना है आपको भाई। ग्राफ जहां से जहां तक है उस पूरे से डिवाइड करोगे ना। ग्राफ यहां से यहां तक दे रखा है 24 तक। आपने अगर 19 से डिवाइड किया है, आपने अगर 19 से डिवाइड किया है तो वो गलत किया है आपने। क्यों? मैं अगर आपसे सीधा सीधा ऐसे कहूं, आप समझो जरा कि आपने मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो आप, या मान लीजिए आप लूडो खेल रहे हो। आप लूडो खेलना जानते हो ना? लूडो एक बार लूडो खेलने पर मान लीजिए 100 रुपए जीत रहे हो आप, मान लीजिए। तो अगर आपने 3 बार लूडो खेला, मान लीजिए 3 बार लूडो खेला आपने, एक बार 100 रुपए जीता, अगली बार 100 रुपए और अगली बार 50 रुपए, तो इसका औसत कैसे निकालोगे आप? इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप? 100 प्लस 50, 100 प्लस 100 प्लस 50/3। 3 बार खेला है तो 3 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए आपने 3 बार लूडो खेला, आपने एक बार 100 रुपए जीता, अगली बार 100 रुपए, अगली बार 50 रुपए, तो औसत कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस/3, क्योंकि 3 बार खेला है आपने। अगर मान लीजिए आप 4 बार लूडो खेलते, 4 बार मान लो, और आप ऐसे जीतते 100, अगली बार 100, अगली बार 50, अगली बार 0 रुपए, तो इसका औसत कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे इसका औसत? 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 0/4। आप ये नहीं कर सकते सर चौथी बार तो हमने 1 भी रुपया जीता नहीं, इसको छोड़ देते, इसी 3 का एवरेज निकाल लेते हैं। आप ये नहीं कर सकते सर चौथी बार तो 0 जीता हमने, तो छोड़ के इसी 3 का एवरेज निकाल लेते हैं ना। 100 प्लस 100 प्लस 0/4 इसको निकालना आप, एवरेज आपका कम आएगा। अभी यहां एवरेज कुछ ज्यादा आ रहा होगा। आप ये तो नहीं कहोगे सर 0 को छोड़ दें, क्योंकि 0 को जो जीता नहीं, ये 3 ही बार जीता है तो इसको जोड़ के 3 से भाग दे दें ना। इस 0 को शामिल करो और फिर 4 से डिवाइड करो। बात आई समझ में? सुजल उसकी बात बाद में करेंगे। समझ में आई कहानी? अगर आपने लूडो खेला, आपने 10 बार लूडो खेला, कितनी बार? 10 बार, और आप ये पैसा जीत रहे हो 10 रुपए, 20 रुपए और 0 0 0 0 0, तो इसका औसत लोगे तो क्या करोगे? सबको जोड़ोगे और फिर 10 से ही डिवाइड करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे सर 2 ही बार जीता बाकी 0 है तो 10 प्लस 20 को जोड़ के 2 से भाग देके काम चला लेना। बात आई समझ में? क्योंकि जितना ज्यादा बार आगे 0 आ रहा है ना, आपका औसत घटता जा रहा है। आपका औसत क्या हो रहा है? घट रहा है। आपने एक बार लूडो खेला और एक बार खेलने पर आपने 100 रुपए जीत लिया, तो आपका औसत 100 रुपए है।
और अगर ये आप 10 बार लूडो खेले और पहली बार 100 रुपए आपने जीता, उसके बाद 0 रुपए जीत रहे हो आप, तो आपका औसत बहुत कम हो जाएगा जीतने का। तो आपको जो डिवाइड करना है वो पूरा जहां से जहां तक का एरिया निकाल रहे हो उस पूरे आधार से डिवाइड करना है, न कि केवल उसी आधार से जहां तक ग्राफ की कुछ वैल्यू है। भाई ग्राफ की वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। ग्राफ की वैल्यू धनात्मक, आपको लग रहा है सर ये इसके बाद तो जीरो है। अरे जीरो होना भी तो ग्राफ की एक वैल्यू है। जीरो होना ग्राफ की वैल्यू नहीं है क्या? तो हमने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसके बाद जीरो है। आप अगर 19 के बाद ले ही नहीं रहे हो, इसका मतलब 19 के बाद पता नहीं क्या है। आपने 19 के बाद जीरो लिया है तो उसको शामिल करो और 24 तक का एरिया आपने जोड़ा। हमने जीरो जोड़ा है यहां पे। अगर यहां पे जीरो के बजाय कुछ और होता तो आप लेते ना, जीरो के बजाय कुछ और होता तो लेते और डिवाइड तब 24 से करते। भाई यहां मान लो जीरो ना होता, ग्राफ कुछ बना होता तो उसका क्षेत्रफल जोड़ते और 24 से भाग देते कि नहीं, वहां क्षेत्रफल शून्य है तो उसको जोड़ो और 24 से भाग दो। जैसे अगर कोई पहली परीक्षा में बैठा और सफल हो गया तो उसके सफल होने का परसेंटेज 100% है। और अगर कोई 10 परीक्षा दिया और तब जाके सफल हुआ तो उसके सफल होने का परसेंटेज 1/10 है कि नहीं है? नीतीश बोल दिमाग का ढक्कन खुल गया। अनुभव आया समझ में? तो जो नीचे डिवाइड करते हो आप, किससे नीचे जो डिवाइड करते हो आप, वो पूरा का पूरा ग्राफ जहां से जहां तक फैला है, जहां से जहां तक फैला है, भले वो जीरो है चाहे शून्य है चाहे निगेटिव है पॉजिटिव है, उस पूरे आधार से डिवाइड करते हो आप। न कि जहां से जहां तक पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू केवल, अगर कहीं जीरो वैल्यू तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ नहीं सकते आप, पूरा 24 से डिवाइड करना है, ना कि 19 से, क्योंकि 19 से 24 के बीच में भी तो ग्राफ है, उसको छोड़ नहीं सकते। हमने जीरो उसको लिया है देखो, और जीरो लिया तो इसको जोड़ो। आया समझ में? ये सवाल पूछा हुआ है देखो, -1/3। क्लियर है? चलिए अगला सवाल दूं। ये सवाल क्लियर हो गया सबको? -1/3 डी ऑप्शन। ऑप्शन बहुत सोच समझ के पेपर में रखा गया था, -8/19 कि ऊपर का एरिया देखो -8 आया और नीचे बेस 19 से भाग दे दिया लोगों ने। नहीं, एवरेज निकालने वाले सवाल आपके गलत होंगे क्या? आप आइए मान लीजिए एक आध सवाल और आपको देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। ये आप वैसे रट के बैठते हो, लेकिन मैं अगर मान लीजिए आपको फार्मूला भूल जाए, जैसे ये है, ये टाइम है, ये करंट है, चार है, 8 है, 12 है और डॉट 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 50 एम्पियर है। द द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म इज, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म। इस दिए गए वेव फॉर्म की औसत वैल्यू निकालनी है। दिए गए करंट के ग्राफ का
औसत मान बताइए। आपको फार्मूला हो सकता है इसका याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो हम बिना फार्मूले के कर लेंगे। देखो, इस ग्राफ का आपको एवरेज वैल्यू निकालनी, ऑप्शन नहीं है वैसे। बताओ, आप बताओ कितना होगा एवरेज वैल्यू इसका, निकालो जरा। इस सवाल की एवरेज वैल्यू क्या होगी? औसत मान, माध्यमान, औसत, औसत, औसत। प्रशांत का आया है 12.5, एमडी का आया है 22। एमडी का है 25, सूर्यकांत 25। ओके ओके, प्रशांत 12.5। वैसे तो इस टाइप के वेव फॉर्म के लिए अपने फार्मूला रट रखा है, पढ़ा होगा आपने। अगर ऐसी कोई वेव फॉर्म होती है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इससे 50 है, अगर हम इसको आई एम मान लें, क्या मान लें, आई एम, इस टाइप की वेव फॉर्म के लिए, तो इसकी आरएमएस वैल्यू का फार्मूला आपने पढ़ा है। आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू बटे √3, और एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है आई एम बटे 2। यही तो होती है इस वेव फॉर्म के लिए। मैक्सिमम वैल्यू होती है आई एम बटे √2, अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है तो √3 से डिवाइड कर दीजिए, √3 से, और एवरेज वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2। यही तो होती है, पढ़ा है आपने। ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो 50 एम्पियर है, यही तो है। देखो, करंट 50 से ऊपर तो जा नहीं रही है, अधिकतम 50 है। 50 को हमने आई एम मान लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अधिकतम मान करंट का। तो अगर अधिकतम मान पता है, ये साटूथ टाइप की वेव फॉर्म है, साटूथ, आरी के दांत जैसी, आरी के दांत जैसी, तो अधिकतम बटे √3 को भाग देंगे तो आरएमएस हो जाएगा, और अधिकतम बटे 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये तो रट रखा है आपने जब इस टाइप की वेव फॉर्म हो। लेकिन अगर वेव फॉर्म बदल दी जाए तो आपके आंसर गलत होने लगते हैं। वेव फॉर्म बदल दी जाए तो इसका तो आंसर आप रट लोगे। अगर वेव फॉर्म बदल दी जाए, कहीं वेव फॉर्म ऐसे दे दी जाए, ऐसे, फिर जीरो कर दे, फिर ऐसे, जीरो कर दे, ऐसे, तो फिर आपके आंसर गलत होने लगेंगे, फिर आप निकालना मुश्किल है। कितना फार्मूला आप रटोगे? तो अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एक तो आप इस पर्टिकुलर के लिए फार्मूला है, केवल इसके लिए, मैं मान लिया मुझे फार्मूला नहीं याद है, तो कैसे निकालेंगे? आपने सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है, आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कहावत है ना, कोई आदमी आपसे पैसा मांगे तो उसको पैसा मत दो, उसको पैसा कमाना सिखाओ। पैसा कमाना सिखाओगे तो उसको भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी जब एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, तो आपसे मैंने क्या बोला है एवरेज वैल्यू के लिए? एवरेज वैल्यू यानी औसत मान, ये होगा एरिया बटे टाइम पीरियड या बेस। अब आपको, ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जो एरिया निकालेंगे वो पूरा इसका एरिया निकालेंगे क्या? इसका पूरा एरिया निकालेंगे और टाइम पीरियड से भाग दे देंगे। जब भी कोई पीरियोडिक सिग्नल होता है, पीरियोडिक सिग्नल का मतलब एक ऐसा सिग्नल जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो पहले जैसा, तो उसका जब भी आप एरिया निकालते हो, केवल एक साइकिल का एरिया निकालोगे और उस एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा उससे डिवाइड करोगे। अदरवाइज जो ग्राफ तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये भी खत्म थोड़ी और आगे भी चल रहा है वो। सर पता कैसे चल रहा है पीरियोडिक है कि नहीं? इसका मतलब ये है, ऐसे है, ये ऐसे है, खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा है, वो चलता जाएगा। हम कहां तक बनाएंगे? ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। कैसे पता? देखो, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ऐसे चला ऊपर, फिर आया यहां पे, सेम ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है। देखो सेम, वही पहले जैसा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ग्राफ पहले जैसा रिपीट हो रहा है। देखो ऊपर नीचे, फिर आगे भी वही है, बस आगे बनाया नहीं है। यानी यही ग्राफ ऐसा, फिर कॉपी, ऐसा, फिर कॉपी, ऐसा, फिर आगे भी कॉपी होगा, डॉट डॉट लिख देगा। यानी ये ग्राफ ऐसा है, फिर उसी का रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, फिर पुनरावृत्ति है। तो कितने समय के बाद पुनरावृत्ति हुई है? रिपीटिशन कितने टाइम के बाद हो रहा है? इस टाइम के बाद। यानी जो 4 है, यही इसका टाइम पीरियड है।
ये जो 4 है ना, यही इसका टाइम पीरियड है। देखो यहां से यहां तक 4, यहां से यहां भी 4 ही है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 8। तो ये कितना होगा? 8 माइनस 4, 4, 8 माइनस 4, 4। ये कितना होगा? यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 12। तो ये कितना होगा? 12 माइनस 8, 4। यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये ग्राफ ऐसे रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसा हो तो कितने का एरिया निकालोगे? इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी? ना 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 ना। जब कोई पीरियोडिक ग्राफ होगा तो उसका एरिया जब आप निकालते हो तो एक साइकिल का, एक चक्र का एरिया निकालोगे और उसी एक चक्र का जो समय टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल, उससे डिवाइड करोगे आप। बात समझ में आ रही है? तो निकालो एरिया क्या होगा। इसका एरिया त्रिभुज है, ये आधार, ये लंब बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट अपान 2, बेस इंटू हाइट अपान 2। बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 50, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड 4। ओ एक सेकेंड, आधार 4, लंब 50 बटे 2, ये एरिया हो गया। आधार गुणे लंब बटे 2, ये एरिया हो गया आपका पूरा। आधार गुणे लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट अपान 2, ये एरिया हो गया। अपान टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? 4, यही टाइम पीरियड है। इस 4 के बाद ग्राफ फिर पहले जैसा रिपीट हो रहा है। 4 टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड 4 है और ये पूरा एरिया है। अब सॉल्व कर लो। 2 दूना 4, 50 गुणे 2, 100, 100 बटे 4, 25 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो जी। आप जब भी एरिया किसी पीरियोडिक सिग्नल का निकालोगे तो पीरियोडिक सिग्नल का एरिया एक साइकिल का, और एक साइकिल का जो टाइम है, एक साइकिल का जो टाइम है, एक साइकिल का जो टाइम है उससे। एमडी, लोकनाथ, नीतीश, नीतू, आया सबको समझ में? तो फार्मूला भूल जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आधार गुणे लंब बटे 2 पूछा गया, हलवा सवाल है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है बस। तो एक साइकिल का ही हमने पूछा है, क्योंकि ऐसी कई हजार साइकिल होंगी पीरियोडिक सिग्नल में, तो हम सबका पता ही नहीं कर पाएंगे। बात आ रही समझ में? एक का हमने निकाला पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल में ऐसी कई हजार साइकिल होंगी, तो हम कितने का निकालेंगे? हाँ, जहां सिग्नल पीरियोडिक नहीं है वहां पूरा का पूरा ग्राफ ले लेंगे। अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो वहां पूरा का पूरा ग्राफ ले लेंगे। जैसे ये वाला सवाल था, ये पीरियोडिक नहीं था, ये यहां से यहां तक ग्राफ है, उसके बाद क्या है पता ही नहीं है, देख करके भी लग रहा है पीरियोडिक नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है ये। तो हमने पूरा निकाला एरिया यहां पे। ऐसे नहीं केवल इतना निकाल के बोला हो गया, ये भी निकालना पड़ेगा, इसका एरिया कुछ और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। हो गया? अगले सवाल का आंसर दे दोगे? चिंटू कह रहा हाँ सर। तो दो। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म, दी गई वेव फॉर्म का औसत मान निकालो। ये कोई करंट की वेव फॉर्म है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको।
बोलो विनय, विनय, एमडी, सभी लोग। ये हमने एक ग्राफ बनाया, हमने पूछा इसका औसत मान क्या होगा। एवरेज वैल्यू, औसत मान को माध्य मान भी बोल सकते हैं, और एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। सबसे पहले चेक करो क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है। अगर ये पीरियोडिक है तो एक पीरियड का एवरेज वैल्यू निकालना होगा, और अगर पीरियोडिक नहीं है तो फिर पूरा ग्राफ जितना है सबका एरिया लेना होगा, टाइम पीरियड से भाग दे देना होगा। ज्यादातर सवाल पीरियोडिक वाले होते हैं। देखो ये कैसा है, क्या ये पीरियोडिक है? मुझे तो लग रहा है पीरियोडिक। कैसे? देखो यहां से यहां तक ऐसा ग्राफ है, पहले सीधे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे आ गया। यही ग्राफ फिर देखो रिपीट हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, नीचे आया, फिर सेम ग्राफ रिपीट हुआ कि नहीं? देखो फिर ऊपर गए, फिर ऐसे कांस्टेंट, फिर ऐसे। तो ये ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है इसके, ये ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है इसके। ये पीरियोडिक ग्राफ है। इतने टाइम के बाद, ये टाइम पीरियड हो गया इसका 2, यहां से यहां तक क्या है? टाइम पीरियड है 2, वो हमने अंदाजा लगा लिया 2। इस 2 सेकंड के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, यानी 2 सेकंड के बाद फिर ग्राफ रिपीट हुआ, फिर अगले 2 सेकंड के बाद फिर ऐसे ग्राफ होगा, वो चलता जाएगा। ये टाइम कितना है? 2। ये टाइम कितना है? 2। ये भी 2 है। देखो यहां से यहां 2, यहां से यहां 4, यहां से यहां 2, यहां से यहां 4, तो ये कितना होगा? 4 - 2। ये कितना होगा? इस 4 में से ये 2 घटा दो, कितना होगा? 4 - 2, दैट इज 2। 2 होगा ये। तो आपको एक पीरियोडिक सिग्नल दिख रहा है, तो एक पीरियड का एरिया निकालो और उस एक पीरियड से डिवाइड कर दो। तो ये पीरियोडिक है, जैसा ये ग्राफ है बिल्कुल से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकाल के बताइए आप लोग, कितना आएगा? 375 आ रहा है एमडी का, अनिल उत्पल का, और एमडी और अनिल उत्पल वेरी फास्ट। 375। अरे या तो त्रिभुज से कर लो, या तो ट्रेपीजियम से भी कर सकते हो, ट्रेपीजियम वाले से भी कर सकते हो, त्रिभुज से भी कर सकते हो, जैसे मन में आए वैसे कर लो। चलो पहले क्या निकालेंगे? एवरेज वैल्यू हो जाएगा एरिया बटे टाइम पीरियड। एरिया, एरिया कितना आएगा? इस एरिया को 2 हिस्से में तोड़ लें, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा? ये त्रिभुज है, आधार गुणे लंब बटे 2, आधार 1, लंब 50, 1 गुणे 50, 1 गुणे 50 बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2, ये त्रिभुज का, और ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसका क्या होगा? ये कितना है? 1 है, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, ये 1, ये 2, ये कितना होगा? 1, 1 गुणे 50, 1 गुणे 50, 1 गुणे 50। एरिया निकल गया, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 2। अब ये कितना हो जाएगा? 50 बटे 2, 25 प्लस 50 बटे 2, 50 प्लस 25, 75 बटे 2, 37.5। अच्छा अच्छा, ये 500 है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 500 है चिंटू। ओके ओके, ये 1 गुणे 500, आधार गुणे लंब बटे 2, प्लस ये आधार हो गया 1 गुणे लंब हो गया 500, ये तो रेक्टेंगल था, हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई बटे बेस 2। 500 बटे 2 कितना हो गया? 250 प्लस 500 बटे 2, 500 और 250, 750 बटे 2, 375 एम्पियर होगा। ओके 375।
बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो गलत होगा। नीतू का करना अच्छे लग रहे हैं अब क्वेश्चन। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म। दिए गए वेव फॉर्म यानी ग्राफ की अब औसत मान बताओ। दिए गए ग्राफ का औसत मान या माध्य मान बताइए। ग्राफ कैसा है? ग्राफ है कुछ ऐसा। टी है, टी दे रखा है एमएस में, मिली सेकेंड में, और ये वोल्टेज है। -14 वोल्ट, ये -6 वोल्ट। ये दे रखा है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 0। इसका औसत मान बताना है आपको, एवरेज वैल्यू। ऑप्शन है 8 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट। एमडी, नीलोत्पल, सुजल, संतोष, निकालिए। जब भी किसी ग्राफ का औसत मान निकालना हो तो ये चेक करो क्या वो पीरियोडिक है कि नहीं। अगर पीरियोडिक है यानी एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रहा है वो, तो फिर उसके एक टाइम पीरियड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी एक टाइम पीरियड से ही डिवाइड करेंगे। तो क्या ये पीरियोडिक है? देखते हैं। ये ग्राफ देखो ऐसे चल रहा है, 14 से शुरू हुआ, फिर घट के -6 पे गया, फिर उसके बाद फिर 0 पे आ गया। यहां से देखो ऐसे, यहां से स्टार्ट हुआ एक तरीके से, यहां से 0 से 14 पे पहुंचा, 14 से घट के -6 पे आया, फिर -6 से घट के 0 पे हो गया। देखिएगा आप ध्यान से, यहां से ग्राफ चला है, 0 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, 14 तक आया है, 14 से फिर -6 पे आया है, फिर -6 के बाद फिर 0 पे आ गया। फिर उसके बाद सेम ग्राफ देखो रिपीट हो रहा है, फिर वही जैसे 0 से 14 तक पहुंचा था, अब फिर 0 से वही ग्राफ 14 तक पहुंच रहा है, 14 तक, फिर 14 पे रहा, फिर घट के कितने पे आ गया, फिर घट के -6 पे आ गया, फिर -6 के बाद फिर 0 पे। ये 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये -6, ये भी -6, ये भी -6, मतलब ये वैल्यू -6 है, -6, -6, ये 14, ये 14, ये 14। फिर वही ग्राफ देखो रिपीट होना शुरू हुआ, 0 के बाद फिर बढ़ा ग्राफ, बढ़ करके कहां पहुंचा, 14 पे पहुंचा, 14 के बाद फिर वो 0 हुआ, 0 से फिर -6 पे आया, -6 के बाद फिर 0 हुआ। ये एक पीरियोडिक ग्राफ है। ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, कॉपी। ये जो ग्राफ है वही ग्राफ कॉपी हुआ है, ये फिर वही ग्राफ कॉपी हुआ है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। और इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो यहां से यहां का जो टाइम है यही इसका टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक का टाइम।
आपको इसके लिए औसत मान निकालना है, तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए औसत मान एक ही टाइम पीरियड का निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? एवरेज वैल्यू हो जाएगी एरिया अपॉन टाइम पीरियड, आवर्तकाल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आवर्तकाल से भाग दे देंगे। तो एरिया कितना आएगा? यहां से यहां तक एरिया, यह है 1, यह है 14, यह है 1, यह है 14। टाइम मिली सेकेंड में है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कट ही जाएगा। मिली सेकेंड में हो तो कट जाएगा। आप देखो ये 14 ही 1 है, तो ऐसे लिख लो। देखो 14 गुणे 1 मिली सेकेंड, अगर आपको मिली सेकेंड से डर लग रहा है तो ऐसे 14 गुणे 1 मिली सेकेंड, ये इतना, ये 1 मिली सेकेंड समय। और ये एरिया कितना होगा? ये गुणे ये, तो ये कितना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, तो ये कितना होगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये होगा 1 मिली सेकेंड प्लस 1 मिली सेकेंड इंटू, यहां से तक -6 है तो -6 ले लेंगे, इंटू -6 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है यहां से यहां तक? ये 2, ये टाइम मिली सेकेंड में, तो यहां से यहां तक 2 मिली सेकेंड ही है, 2 मिली सेकेंड। तो उस टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो टाइम कट जाएगा। तो कोई मिली सेकेंड यहां, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को कॉमन लेंगे ऊपर और मिली सेकेंड को कॉमन लेंगे नीचे से, कट जाएगा। तो मिली सेकेंड यहां भी, मिली सेकेंड यहां भी, दोनों में से कॉमन हो जाएगा मिली सेकेंड, यहां भी मिली सेकेंड कॉमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक तरीके से ये हो गया 14 गुणे 1 और 1 गुणे -6 तो -6/2, 14 -6 कितना हो गया? 8/2, दैट इज 4 बोल्ट। ये बोल्ट में ही आएगा, मिली मिली कट गया। कहाँ डाउट आ रहा है हेमंत, किस टॉपिक में? क्लियर हुआ ये सवाल? ये पीरियोडिक सिग्नल है ऐसे, ये दे रखा है Vm, आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये T/2 दे रखा है और ये T दे रखा है, निकालो। हाँ नील उत्पल है। बताओ। क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल है क्या इसमें? ठीक है एमडी, ओके।
उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। हेमंत, अभी सवाल पे ध्यान से सुनो। आपको ये पीरियोडिक सिग्नल दिख रहा है? हाँ जी, ऐसे स्टार्ट हुआ है, फिर वही रिपीट हुआ है। देखो ये ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, ये पीरियोडिक, ये ऐसे देखो, ऐसे चला, ऐसे चला, जीरो हो गया यहां तक, ये है, ये एक टाइम पीरियड हुआ है। हुआ कि नहीं? फिर वही ग्राफ रिपीट हो रहा है, फिर वैसा ही ग्राफ रिपीट हो रहा है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। देखो जो ये ग्राफ है सेम वही ग्राफ है, यानी एक घर है और एक खाली जगह है, एक घर है फिर एक खाली जगह है, फिर ऐसे आगे और होगा, एक घर होगा एक खाली जगह होगी, ऐसे एक घर खाली जगह, फिर एक घर खाली जगह, फिर एक घर खाली जगह, ऐसे चलता रहेगा वो। तो आपको अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू होती है एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल है, आधार गुणे लंब, बेस इंटू हाइट, ये t/2 है और ये vm है, तो vm इंटू t/2, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। यहां से यहां तक का क्षेत्रफल तो जीरो होगा भाई, क्षेत्रफल हमको पूरा यहां से यहां तक का निकालना है, इस पूरे टाइम पीरियड का। तो यहां से यहां तक का निकाला हो तो आ गया, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल जीरो होगा, तो क्षेत्रफल प्लस जीरो। इसको डिवाइड कर दो टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड कितना है? टी। अब ये मत कर देना कि सर t/2 तक ही एरिया मिला है, t/2 के बाद तो ग्राफ जीरो है ना। जहां तक टाइम पीरियड है वो पूरे टाइम से डिवाइड करोगे आप, भले यहां से यहां तक टाइम जीरो है तो क्या हुआ, ग्राफ तो है। हम अगले पीरियड में थोड़ी आ रहे, एक ही पीरियड है पूरा, एक ही टाइम पीरियड, ये जीरो और ये इतना, बट ये टी। अब ये टी से टी कट जाएगा, vm/2 हो जाएगा। आया समझ में? vm/2, vm/2। कोई डाउट किसी को? vm/2, 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 टी से टी कट गया, vm/2। मतलब ये दोनों एरिया बराबर ही है, तो दिख नहीं रहा बराबर है, बराबर ही है, बराबर ही दोनों।
एक तरीके से ऐसे ग्राफ है, ये ऐसे है ग्राफ, ऐसे 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 यहां तक, और दे रखा है t/3, और ये दे रखा है t, और ये दे रखा है 2t, और ये दे रखा है 5 एम्पियर। पूछा है फाइंड एवरेज वैल्यू। इसका आंसर निकालो। इसके लिए कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, आपको नॉर्मल मेथड से ही जाना पड़ेगा। आपको नॉर्मल मेथड से ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ले सकते हो अरविंद, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। आप देखो क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? हाँ जी है। कैसे पता? देखो ग्राफ ऐसे जो चला है ग्राफ यहां के बाद फिर वही ग्राफ रिपीट हो रहा है, यानी यहां से यहां का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। ये ग्राफ ऐसे चढ़ा, नीचे आया, जीरो हुआ, फिर वही ग्राफ रिपीट हो रहा है। देखो यहां से यहां वाला जो ग्राफ है आगे फिर वही रिपीट हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक, वही ग्राफ फिर आगे रिपीट हो रहा है, फिर वही आगे रिपीट होगा ऐसे चल के। ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय के बाद ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा ऐसे। पीरियोडिक का मतलब एक निश्चित टाइम के बाद वो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, और जिस निश्चित टाइम के बाद रिपीट करता है ग्राफ अपने आप को उसी टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। जिस टाइम के बाद रिपीट करता है उसी टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। यहां पे टाइम पीरियड ये है, इतने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इसका एरिया एवरेज वैल्यू जब भी निकालना होगा, औसत मान, तो आप क्या करोगे? एरिया निकालोगे, एरिया एक साइकिल का, और टाइम पीरियड से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। टाइम पीरियड से क्या करेंगे? डिवाइड। तो इसका एरिया कितना होगा? आधार गुणे लंब बटे 2, आधार t/3, लंब 5, तो t/3 इंटू 5, आधार गुणे लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट, हाइट 5 अपान 2, त्रिभुज है ना, ट्रायंगल। और यहां से यहां का एरिया, ये तो सीधी लाइन, इसका एरिया 0 होगा, प्लस 0। ये यहां से यहां का एरिया आधार गुणे लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट अपान 2, बेस इंटू हाइट अपान 2, प्लस 0 यहां से यहां का एरिया, और टाइम पीरियड यहां से यहां का टी है। टाइम पीरियड क्या? पूरा डिवाइड बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा? 5t/3/2, तो हो जाएगा 5t/टी और बटे 2 अपन 6 हो जाएगा ये, प्लस 0, तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिवाइड बाई टी, तो टी से टी कट जाएगा, 5/6। कोई डाउट इसमें? तो क्या अब आपको एवरेज वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत होगी किसी सवाल में? एक आखिरी सवाल और करवाते हैं आपको, एक आखिरी सवाल।
ये जो पीरियोडिक वेव फॉर्म है, पीरियोडिक वेव फॉर्म या पीरियोडिक ग्राफ का औसत मान बताओ। पीरियोडिक मतलब जो एक नियत टाइम, एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट करे, वो होता है पीरियोडिक। वो क्या होता है? पीरियोडिक। फाइंड एवरेज वैल्यू, औसत मान ही निकालना है। इसका आपको औसत मान या एवरेज वैल्यू निकालनी है। बताइए, अगर आपने जितने वेव फॉर्म आज हमने कराया आपने निकाल लिया, तो कोई भी सवाल एवरेज वैल्यू का होगा, गलत नहीं होगा। फिर साइन और कॉस वाला ग्राफ बस होगा, उसको आपको रटना पड़ेगा, साइन और कॉस वाला। और मैं भी बना देता हूं, क्योंकि उसका एरिया आप नहीं निकाल पाओगे। उसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसका आंसर पहले बताओ आप। इसका आंसर चिंटू, क्या ये पीरियोडिक है? अरे लिखा है सवाल में खुद ही पीरियोडिक, तो सोचना क्या है। पीरियोडिक वेव फॉर्म मतलब एक ऐसी वेव फॉर्म जो एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट करे अपने आप को, पुनरावृत्ति हो। जिस टाइम के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एवरेज पूछा, एवरेज। आरएमएस का हमने एक भी सवाल नहीं किया, सारे एवरेज वाले ही हैं। एमडी, नीतू, विशाल, निकालो निकालो। सूर्यकांत, किसी का 1.5। धीरज रखो अनुभव, धीरज रखो। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ जी है, दिख तो रहा है पीरियोडिक। कैसे? देखो, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ऐसे नुकीला हुआ, ऊपर गया, देखो ऐसे नुकीला, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक चक्कर पूरा। अब इसी का फोटोकॉपी आगे बनेगा, फोटोकॉपी बिल्कुल रिपीट होगा। देखो आगे वाला क्या है, जैसे ये ऐसे आया था, ऐसे फिर देखो आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आया था तो ऐसे आया, फिर ऐसे ऊपर गया था, ये ऊपर गया, फिर और ऊपर गया था तो और ऊपर गया, फिर ऐसे गया था तो ऐसे गया, ये जीरो पे आ गया तो जीरो पे आ गया, ऐसे। देखो ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां। तो यानी ये जो ग्राफ है बिल्कुल इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है।
यानी इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये यहां से यहां तक ये ग्राफ है, बस ये ग्राफ यहां से यहां तक है, उसके बाद यही ग्राफ फिर आगे बन रहा है यहां से यहां तक वही ग्राफ, फिर आगे वैसे बनेगा। पीरियोडिक मतलब रिपीट, तो ये जो इमेज है बार बार फिर वही रिपीट होती रहेगी। तो ऐसे में हमें एक साइकिल का ही एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। बात आ रही समझ? जब पीरियोडिक सिग्नल होता है तो कैसे निकालोगे आप? तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी क्षेत्रफल यानी एरिया बटे टाइम पीरियड, एरिया बटे टाइम पीरियड। चलिए एरिया कैसे निकालेंगे? इसके एरिया को मैं A1 मान लूं और इसके एरिया को A2 मान लूं तो कोई दिक्कत? तो चलो A1 निकालो। A1 कितना आएगा? A1 आएगा आधार गुणे लंब बटे 2। आधार क्या है? ये आधार कितना है? T/2। ये आधार, लंब कितना? ये लंब कितना? -6 बटे 2। तो 2 से कट गया -3, तो ये हो गया -3t/2। 2 से कट गया -3t और नीचे 2। आधार T/2, लंब -6 बेस इंटू हाइट अपॉन 2। A1 आगे माइनस है, नीचे है तो माइनस होगा, एक्सिस के नीचे माइनस, ऊपर पॉजिटिव होगा। A2 क्या होगा? A2 हो जाएगा दिस इंटू दिस। ये कितना होगा? ये T/2 और ये T, ये कितना होगा? T/2 होगा। ये T/2 और ये T, ये कितना होगा? इस पूरे में से इसको घटा दो तो T में से T/2 घटेगा तो T/2 बचेगा। ये T/2 और ये 6, तो T/2 ये हो गया और ये हो गया 6, तो A2 हो गया आपका 3t। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए तो -3t/2 प्लस 3t। ये एरिया हो गया डिवाइड बाई टाइम पीरियड t है, t। अब ऊपर से t कॉमन, नीचे से t कॉमन लेके काट दो। यहां t, ऊपर से कॉमन, नीचे से t कॉमन लेके काट दो, बचेगा क्या? -3/2 प्लस 3। नीचे तो एक ही बचा तो कोई मतलब तो बचा नहीं, तो हो जाएगा कितना? -3, 2 3 6 बटे 2, तो हो जाएगा कितना? 3/2, दैट इज 1.5। नहीं आया समझ में? A1 निगेटिव होगा, A2 पॉजिटिव होगा पगले। चिंटू A1 को पॉजिटिव, A2 को निगेटिव कर दिया क्या? जो नीचे होता है निगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। नहीं आया समझ में आपको? अरे बोलो आया कि नहीं आया? 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसमें क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। तो ऐसा सवाल देखो, अब इस सवाल में आप क्या रट के जाते हो? आप देखो रट के जाते हो, एग्जामिनर आपके साथ खेला कर देता है। क्या आप रट के जाते हो कि इस टाइप की वेवफॉर्म के लिए ये फार्मूला है? फार्मूले जितने भी आप रटते हो ना, वो एक फिक्स्ड पैटर्न पे होते हैं कि ये T/2 है और ये T है, तब तो सही है। अगर इसी को बदल दिया जाए, इस T/2 को T/3 कर दें और ये T ही रहने दें, ये T ही रहने दें, इसको T/3 कर दें, तो आंसर पलट जाएगा। अब इसको T/4 कर दें, ये T ही रहे, आंसर बदल जाएगा। इसको T/6 कर दें, इसको T ही रहने दें, आंसर बदल जाएगा। जो ज्यादातर आप पढ़ते हो ये T/2 होता है और ये T होता है, तो आप रटते हो उसको, ज्यादातर आता भी वही है। लेकिन अगर ये T/2 ना हो के T/4 हो जाए, T/8 हो जाए और ये T हो जाए, तो अलग अलग फार्मूले कितने याद करोगे आप? तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको ऐसा तरीका बताया कि आप सारे सवाल कर ले जाओगे, किसी भी न्यूमेरिकल में एवरेज वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगी। रविकांत बोल रहे +6 कैसे हो गया? अरे रवि बाबू, इस त्रिभुज का एरिया निकालो। ये आधार कितना है? T/2, और ये लंब, ये आधार, ये लंब कितना है? ये दे रखा है -6।
ये आधार, ये लंब और एक कर्ण, ये बेस, हाइट और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है? आधार t/2, ये लंब -6/2 कर दिया। आया? आया कि नहीं आया? बोलो जी। तो जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे एवरेज वैल्यू वाले अगर ग्राफ बना के दिया तो आपको किसी भी सवाल में तकलीफ नहीं आएगी। केवल तकलीफ तब आएगी जब सवाल ऐसा आएगा। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए ये है करंट का ग्राफ, ऐसे रिपीट हो रहा है। ये है π/2, ये है पाई, ये है 0। हमने कहा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगी इसकी एवरेज वैल्यू? ये साइन का ग्राफ है, इसकी अगर एवरेज वैल्यू मैं आपको निकालूं तो क्या होगी इसकी एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू होती है एरिया बटे टाइम पीरियड। ध्यान से देखना आप, एरिया बटे टाइम पीरियड। तो इसका एरिया निकालो। क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? हाँ, पीरियोडिक दिख तो रहा है। देखो ऐसे ग्राफ है, फिर वही रिपीट हो रहा है। तो ये जो ग्राफ ऐसे है भी, देखो ऐसे, फिर वही ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है, वही ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है। देखो वही ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है ऐसे। तो पीरियोडिक सिग्नल तो है, यानी ये है, फिर उसी की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटिशन हुआ है। तो जब पीरियोडिक ग्राफ होता है तो उसके एक पीरियड का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एक पीरियड की एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। अब इसका एरिया कैसे निकालूं मैं? ये ना तो त्रिभुज है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो ट्रिपीजियम समलम चतुर्भुज है। ऐसे ग्राफ का एरिया निकालना हमारे बस की बात नहीं। तो यहां पे इंटीग्रेशन का सहारा हम लेते हैं, तो वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। बस इतना तो हमको पता चल गया कि जो भी एरिया इसका आएगा, मान लो इसके एरिया को मैं बोल दूं ए, मान लीजिए, तो जितना एरिया ए आएगा उतना ही एरिया ए भी आएगा, बट निगेटिव में आएगा, ये तय है। जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये आएगा, ये पक्का है। बस एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक। तो एरिया को जोड़ लो, ऊपर वाला ए आया, इसमें जोड़ लो नीचे वाले को, माइनस ए अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? यहां से यहां का टाइम, ये तो टाइम पीरियड है, यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम। टाइम कितना है यहां से यहां का? ये 2 है, नहीं π/2। हाँ, ये गलत लिखा हुआ। ये जो है आपका, ये जो एंगल होगा, एंगल ऐसे होगा, ये π/2 यहां, ये होगा साइन पाई, ये होगा 2π, ऐसे है। ये π/2 यहां होता है, ये π/2, ये π/2, ये पाई, यहां 3π/2, ये 2π। ठीक है, तो ये पाई, ये 2π। यहां अगर लिखना हो तो π/2, यहां लिखना हो तो 3π/2। टाइम पीरियड कितना यहां से आता? टाइम पीरियड 2π है, 2π से डिवाइड कर दो। अब ऊपर 0 आ गया, 0 बटे एनीथिंग इज 0। तो अगर कोई भी ग्राफ पीरियोडिक है और सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो उसकी एवरेज वैल्यू तो 0 ही होनी है ना। कोई ग्राफ अगर आपका कैसा है? पीरियोडिक है और सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो एवरेज वैल्यू 0 ही होनी है। तो साइन के ग्राफ में एवरेज वैल्यू 0 होगी, लेकिन किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। तो इसमें जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर देखी जाए, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, मतलब यहां से तक की तो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो वो आपको याद होनी चाहिए। वो होती है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू को मैं IM मान लूं, क्या मान लूं? IM, ये होती है 2Im/π, 2Im/π। ये अगर वोल्टेज होता तो 2Em/π, जहां Im करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हाफ साइकिल की है, याद रखना, ये हाफ साइकिल की है। फुल साइकिल की तो 0 ही आती है। तो जब साइन वाइन जैसा ग्राफ हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे ऐसा ग्राफ अगर मिले आपको, ये टाइम है, ये करंट है, ऐसे, ये एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है ये है। इसका अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाती है, क्या होती है?
इसकी 2im अपान पाई है, 2 हटा दो, im अपान पाई। अगर मैक्सिमम वैल्यू im है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर im है तो im अपान पाई हो जाएगा। यह है इसके लिए। और अगर वेवफॉर्म ऐसी है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू im है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। ये जो वेवफॉर्म है ये कुछ और नहीं बल्कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये किसका आउटपुट है? फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर पे आउटपुट पे ऐसी वेवफॉर्म मिलती है तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसी होगी? तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वही 2im अपान पाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर ये, हाफ वेव रेक्टिफायर ये वेवफॉर्म क्या है? एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म है। और ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइन का ग्राफ है या साइनोसॉइडल ग्राफ है। साइन कॉस के लिए होता है, हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो 0 ही होगा। तो अगर साइन वाइन जैसा है तो एरिया निकालने में दिक्कत होगी, तो ऐसे ही रट लो आप, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालना पड़ता है। बाकी का जैसे ही ऐसा कोई सवाल मिले जहां एरिया निकालना आसान है, त्रिभुज, चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब निकाल लोगे आप। तो हमने आज कुछ ऐसे सवाल किए जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, शायद उसका फार्मूला आपको याद ना रहता हो, तो आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे बेस से, अगर पीरियोडिक है तो एक टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, और अगर पीरियोडिक नहीं है तो जो पूरा बेस हो गया, जैसे पीरियोडिक ग्राफ नहीं था, ग्राफ ऐसे खत्म हो गया है, फिर तो पूरे बेस से डिवाइड किया हमने, यहां से यहां तक पाई से डिवाइड किया था। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बाकी मैं आपको बता दूं कि आईटीआई का बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, किसका? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का। इन दोनों ट्रेड का बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, एक प्रैक्टिस बैच है और एक थ्योरी बैच है। एक प्रैक्टिस बैच है और एक थ्योरी बैच है, दोनों बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का थ्योरी बैच है केवल। थ्योरी बैच का मतलब इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, बाकी थ्योरी पर बेस्ड जो सवाल होते हैं वो करवाया जाता है। प्रैक्टिस बैच का मतलब अलग अलग वैरायटी के सवाल करवाए जाते हैं, सवालों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और काफी बेहतरीन तरीके के सवाल करवाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का भी बैच चल रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी। इलेक्ट्रिकल का अलग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग चल रहा है। तो अगर आपने यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करनी है, एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई, डीआरडीओ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की, तो आप जेई के बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ये बैच भी करियर विल ऐप पे चल रहा है, ये बैच भी करियर विल ऐप पे चल रहा है। जेई इलेक्ट्रिकल का एक प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, बहुत शानदार प्रैक्टिस बैच है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप करियर विल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जेई वाले बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस बैच है और एक थ्योरी का बैच है, दो बैच अलग अलग चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का केवल थ्योरी बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच नहीं है, ठीक है। ये बैचेज आपको करियर विल ऐप पे दिखेगा। आपको अगर ऐप पे बैच नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऐप खोलोगे, आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, लाइव क्लास पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, उसमें आपको आईएएस, पीसीएस, रेलवे और उसी में एक जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जेई और आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे, आपको जितने भी टेक्निकल के बैचेज चल रहे हैं जेई और आईटीआई के, सब के सब आपको दिख जाएंगे। वहीं पे आप जाकर के जेई इलेक्ट्रिकल का,
थ्योरी बैच या प्रैक्टिस बैच या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बैच है जो टारगेट बैच के नाम से चल रहा है, एक प्रैक्टिस बैच है, वो बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बैच वगैरह से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, क्या करेंगे व्हाट्सएप, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बैच। ये बैचेज कहां चल रहे हैं, करियरविल ऐप पे। आपके फोन में ऐप अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके वहां पे जाके देख सकते हो, मैंने तो स्टेप बताया है। तो आज हमने अलग अलग वेव फॉर्म के लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका सीखा कि किसी भी ग्राफ का एवरेज वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले उसका एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के बाद आप अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, टाइम पीरियड से डिवाइड। और अगर पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तो पूरा एरिया निकालो जितना बड़ा ग्राफ है, और उसके आधार से जहां से तक ग्राफ फैला है, जहां से तक फैला उस पूरे आधार से बेस से डिवाइड कर दो। ठीक है, ज्यादातर आपको पीरियोडिक सिग्नल ही मिलता है, तो एक पीरियड का आपको एरिया निकालना है और उसी एक पीरियड के टाइम से भाग दे देना है, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू। इस पे सवाल आप आईटीआई के एग्जाम में देखोगे तो भी पूछता है, जे के एग्जाम में देखोगे तो भी पूछता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और साइन वाइन का जो ग्राफ होता है, जैसे साइन का, तो वो तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे ये है, ये साइन का ग्राफ है तो इसके लिए एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल का तो 0 ही होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसे होता है और फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसे होता है, इसकी एवरेज वैल्यू ये और इसकी एवरेज वैल्यू ये होती है। ये आपको रटना है, बाकी जहां पे ट्रायंगल वगैरह जैसा कोई सवाल मिला तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर आपसे मिलते हैं चैंपियंस कैफे पे किसी और दिन, किसी और क्लास में, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आपका डीआरडीओ का एग्जाम होगा, यूपीआरएमएनएल का होगा, यूपीआरएमएनएल में टीजी2 का एग्जाम होगा, उसके बाद आरआरबी वगैरह में जो वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।